गुड मॉर्निंग महावितरण बैच। चलो, टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशंस में आपका वापस से स्वागत है। तो ये हमने नया सीरीज स्टार्ट कर दिया जहां पर हमारी तरफ से आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन दिए जाएंगे जो भी टेस्ट सीरीज आप लोगों ने परचेस किया है हमारे एप्लीकेशंस के ऊपर जा करके। तो ये टेस्ट सीरीज का हमारा सेकेंड लेक्चर होगा जहां पर हम लोग पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज टेस्ट पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने कल क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, उसका सोल्यूशंस हम लोगों ने देख लिए थे। तो आज हमें सेक्शन नंबर नॉट सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 के आगे कंटिन्यू करना है। चलो तो देख लेते हैं अपन यार। क्वेश्चन नंबर 20 का है, ऑन द रिकवरी ऑफ बैड डेट डैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। देखो पूछा गया है, बैड डेट अगर रिकवर्ड हो जाए तो भाई अपन कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं, है ना। तो मुझे एक बात बताना, बैड डेट अगर रिकवर हो जाए तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। तो मैंने कहा भैया कैश नहीं तो बैंक अकाउंट क्या होने वाला है बेटा, डेबिट होगा। कैश नहीं तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, देन आंसर इज बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट आपका क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। ये सिंपल सा एंट्री था, आपको याद रखना है। ऑन द रिकवरी ऑफ बैड डेट, ऑन द रिकवरी ऑफ बैड डेट एंट्री क्या बनता है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। सो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, देन बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दैट्स वाई आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे आंसर नंबर होना चाहिए डी, राइट। चलिए नेक्स्ट सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहां पे हमको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये 4 स्टेटमेंट की मदद से हम लोगों को ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके देख लेते हैं। लेजर इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इन फॉर्म ऑफ एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट एंड इनकम अकाउंट। सही है, मतलब देख लेना आप लोग, जब हम लोग जर्नल बनाते हैं तो जर्नल को हम क्या करते हैं, अकाउंट्स के फॉर्म में समराइज करते हैं। और हम लोग जितने भी अकाउंट्स बनाते हैं वो कितने फॉर्म में हो सकते हैं, या तो एसेट के फॉर्म में हो सकते हैं, लायबिलिटीज के फॉर्म में हो सकते हैं, एक्सपेंसेस के फॉर्म में हो सकते हैं, नहीं तो इनकम के फॉर्म में हो सकते हैं। अगर आपको एक एक एग्जाम्पल बताना है तो एसेट अकाउंट्स में देख लेना, फर्नीचर अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है कि नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट है, गुडविल अकाउंट है, उसके बाद डेटर्स अकाउंट है, ये ऐसे अपने स्टॉक्स अकाउंट है, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट है, ये ऐसे अलग अलग एसेट के फॉर्म में हो सकता है। व्हाट अबाउट देन लायबिलिटीज अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट है, डिवेंचर्स अकाउंट है ना, ऐसे अलग अलग, जैसे बैंक लोन है, ओवरड्राफ्ट है, ये सब लायबिलिटीज अकाउंट में आते हैं। देन रेंट में तो एक्सपेंस देख लेना, डायरेक्ट कैटेगरी में भी कुछ आते हैं, इनडायरेक्ट कैटेगरी में भी कुछ आते हैं। लेट्स से एग्जांपल के लिए रेंट है, वेजेस है, सैलरीज है, ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं। देन इनकम में आपका देन रेंट रिसीव्ड आ गया, कमीशन आ गया, है कि नहीं, डिविडेंड आ गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड आ गया, ऐसे अलग अलग इनकम होते हैं। तो बेटा ये स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। अब बी वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर, देख लो ना, जर्नल टू लेजर जहां पर एंट्रीज ट्रांसफर होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, पोस्टिंग कहते हैं। मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। जर्नल में ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं, तो लेजर में ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को अपन पोस्टिंग कहते हैं। मतलब कि जर्नल से लेजर जाना पोस्टिंग होता है, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, द लेजर इज इसेंशियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये भी बराबर है कि बेटा लेजर बैलेंसेस के बिना, या फिर यू कह लेना कि लेजर के बिना ट्रायल बैलेंस बनता ही नहीं। तो ये भी ट्रू है। तो अगर देख लेना यार ऑप्शन, मतलब अपना ये ट्रू है, बी ट्रू है, सी ट्रू है, तो फिर इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो डी इनकरेक्ट होगा। जो कुछ है डी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, राइट। तो ऑप्शन क्या, करेक्ट ऑप्शन क्या देख लेना आपका, लेजर इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और ओरिजिनल एंट्री। ऐसा नहीं है, ये सेकेंडरी एंट्री का होता है। कौन सा एंट्री का होता है, ये सेकेंडरी एंट्री का होता है। दैट्स व्हाई डी इज इनकरेक्ट, इसलिए डी क्या है अपना, इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, लेजर हैज डैश कॉलम, लेजर हैज डैश कॉलम। वैसे क्वेश्चन आईएमपी वगैरह करने लायक कुछ है नहीं, बट याद रखना जब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, लेजर में कितने कॉलम होते हैं, सिंपल कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम होते हैं, तो कॉलम के ऊपर एक आध क्वेश्चन आ सकता है। और फाइनल एग्जामिनेशन के हम लोग फाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पे फिर कंफ्यूजन होता है यार, फिर कितने होते हैं, राइट। तो याद रखना, देखो यहाँ पे सब 5, 7 ये सब ऑड नंबर्स है, तो किसी भी अकाउंट्स में ऑड नंबर हो सकते हैं क्या, अकाउंट्स में नहीं। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या है, क्या इसका आंसर, सी 8। डेबिट साइड पे 4 और क्रेडिट साइड पे 4, है ना। चलो नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू असर्टेन डैश ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो देख लेना, हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ते टाइम पर आपको बताया था
कि ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। कौन सी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। सिंपली बताऊं क्या, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है एक डेबिट का दूसरा क्रेडिट होना चाहिए, हम उसी को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बोलते हैं। मैथमेटिकल एक्यूरेसी है क्या? नहीं। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी है क्या? नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। और इसको आईएमपी कर देना, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि ट्रायल बैलेंस कौन सी एक्यूरेसी चेकआउट करता है, तो हम बोलेंगे उसका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेकआउट करता है। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब मैच करने के लिए बोला गया तो देख लेना, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया 1 2 3 4, यहाँ पे दिया ए बी सी डी। एक काम करते हैं अपन, देख लेते पहले ना 1 2 3 के सामने क्या लिखा है? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स ये लिखा कहां पे जाता है बेटा? परचेस बुक के अंदर लिखा जाता है। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स कहां पे लिखी जाती है? परचेस बुक में लिखी जाती है। क्रेडिट परचेस ऑफ कंप्यूटर, देख लेना, एसेट अगर हम क्रेडिट पे खरीदते हैं तो परचेस बुक में रिकॉर्ड होता है क्या? नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता। बैंक कॉलम कहां पे होता है? डबल कॉलम सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहां पे होता है? तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में होता है, राइट। तो हम इसको पकड़ सकते हैं, देख लेना। ट्रेड डिस्काउंट देख लेना, यहाँ पे नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो भैया 3 के सामने क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। तो 3 के सामने ऑप्शन नंबर सी कहां पर है? देख लेना ये में है क्या? 3 के सामने ऑप्शन सी दिख रहा है, राइट। तो और एक चीज को वेरीफाई कर लेते हैं, देख लेना 1 क्रेडिट परचेस रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक, क्या लिखा? रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक, मतलब 1 के सामने ये होना चाहिए, 1 के सामने ये और 3 के सामने सी। आपको किसी दूसरे ऑप्शन में दिखाई नहीं देगा, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट आंसर क्या है? ए। आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा। चलिए नेक्स्ट, द वर्ड लेजर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज लेजर विच मीन्स डैश। तो यार याद रखना, ये ना क्या होता है? इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। द वर्ड लेजर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज और उसका मीनिंग होता है टू कंटेन। उसका मीनिंग क्या होता है बेटा? टू कंटेन। पोस्ट होता है क्या? नहीं। जर्नल होता है क्या? नहीं। मैच होता है क्या? नहीं। ओके, इसको आईएमपी कर देना, मेक इट आईएमपी। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब यहां से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से सब क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। और यहां से जितने भी क्वेश्चन बन रहे 26 के आगे जितने भी क्वेश्चन है, ये सब के सब आपके कैश बुक के ऊपर बेस्ड है। ओके, कैश बुक याद रखना। देखना, व्हेन द क्रॉस चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड, मतलब मान के चलो कि यार मैंने एक कस्टमर को सर्विस दिया और कस्टमर ने पेमेंट करने के लिए मुझे क्रॉस चेक दे दिया। पता है ना आपको क्रॉस चेक? एक ऐसा चेक जिसका पेमेंट हमको सिर्फ और सिर्फ कहां पे मिलेगा? बैंक में मिलेगा। हम उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस चेक बोलते हैं। मुझे एक बात बताना, अगर मुझे मेरा चेक मिल गया जो कि क्रॉस चेक है और इसका पेमेंट मुझे कहां पे मिलने वाला है? बैंक में। पेमेंट मिलेगा बैंक में, तो सिंपल सी बात है, इसको रिकॉर्ड कहां पे करेंगे? इसको रिकॉर्ड कहां पे करेंगे? तो एक बात बता देना, ये किसी भी एंगल से पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होने वाला है क्या? तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, बराबर कि नहीं? चेक अगर रिसीव हो गया तो किसी भी एंगल से पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होता है क्या? नहीं होता। तो इसलिए मैंने ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को कट कर दिया, है कि नहीं? चलिए अब देख लेना, क्या ये कैश कॉलम में रिकॉर्ड होता है? चेक कैश कॉलम में रिकॉर्ड होता है क्या? नहीं, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होता है। कहां पे रिकॉर्ड होता है? बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होता है। दैट्स व्हाई इसका करेक्ट आंसर क्या है? रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन द बैंक कॉलम ऑन द रिसीट साइड। बैंक कॉलम ऑन द रिसीट साइड, ठीक है। आईएमपी करना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द क्रॉस चेक इज गिवन, अरे सिंपल है, देख लेना। मुझे एक बात बताओ, यहीं से लॉजिक से समझ लेते हैं अपन। मुझे एक बात बताना, जब हमको चेक मिला था तो हमने रिकॉर्ड कहां पे किया था बेटा? कहां पे रिकॉर्ड किया था? ऑन द रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इन अ बैंक कॉलम। ऑन द रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इन अ बैंक कॉलम। तो अगर हम किसी को चेक देंगे तो रिकॉर्ड कहां पे होगा? बैंक कॉलम के पेमेंट साइड पे। रिकॉर्ड कहां पे होगा? बैंक कॉलम के पेमेंट साइड पे। तो इसका आंसर भी क्या, देख लेना क्या लिखा है? रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन द बैंक कॉलम ऑन द पेमेंट साइड। कहां पे रिकॉर्ड होगा? पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ये तो ये रिसीट साइड वैसे भी खत्म, रिसीट साइड वैसे भी खत्म। यहां पे क्या लिखा है? कैश कॉलम। कैश कॉलम में रिकॉर्ड ही नहीं होता। कहां पे रिकॉर्ड होता है? बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होता है। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, डिसऑनर चेक इज रिकॉर्डेड ऑन। डिसऑनर चेक इज रिकॉर्डेड ऑन, कहां पर रिकॉर्ड होगा? एक काम करते हैं, आपको मैं चारों ऑप्शन दिखा देता हूं। वैसे भी वो अब फोर्थ वाला ऑप्शन ही आपका आंसर होगा, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना चारों ऑप्शन देखने के बाद। अब जरा देख लेना, एक साथ देखेंगे। क्या बोलता है? डिसऑनर चेक कहां पर रिकॉर्ड होता है? डिसऑनर चेक इज रिकॉर्डेड ऑन।
ओके, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन द कैश कॉलम। कैश कॉलम तो होगा ही नहीं, कैश कॉलम होगा ही नहीं। क्या होना चाहिए? या तो होगा बैंक कॉलम, है ना, पेमेंट पे, नहीं तो रिसिप्ट पे। मुझे एक बात बताना, जब हम लोगों को चेक मिलता है, जब हम लोगों को चेक मिलता है तो हम रिकॉर्ड कहां पे करते हैं बेटा? रिसिप्ट साइड पे। कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? रिसिप्ट साइड पे। अगर वही चेक हमारा डिसऑनर हो जाएगा तो उसको हम रिकॉर्ड कहां पर करेंगे पता है? पेमेंट साइड पे। रिकॉर्ड कहां पे करेंगे? पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। आईएमपी करके याद रख लेना, डिसऑनर ऑफ चेक इज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। कहां पे रिकॉर्ड होता है? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। ठीक है, चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग सैलरीज पेड बाय bearer check paid by the bearer check to this employees during the current year is। अब ये कहां पे रिकॉर्ड होगा? हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट किया है बाय वे ऑफ चेक, तो ये रिकॉर्ड कहां पे होगा? किसी भी एंगल से रिसीट साइड पे रिकॉर्ड होने वाला है क्या? तो ऑप्शन नंबर ये खत्म, ऑप्शन नंबर सी खत्म। रिकॉर्ड कहां पे होगा? पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होगा। और अगर चेक है तो रिकॉर्ड कहां पे होना चाहिए? बैंक कॉलम में। वो भी कौन सी साइड पे? पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होना चाहिए? रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन द बैंक कॉलम ऑन द पेमेंट साइड। बैंक कॉलम ऑन द पेमेंट साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मिस्टर रामलाल डेटर, रामलाल करके डेटर है। ही डिपॉजिटेड ₹9,000 इन अ बैंक। मतलब मान के चलना कि ये अपनी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे यहां पर कौन सा क्या दिखता है अपने को? डेटर। तो डेटर था ये 9,000 रुपीज का। इस बंदे ने क्या किया पता है? वो बंदा गया अपनी बैंक में जाकर उसने डायरेक्टली पैसे जमा कर दिए। मान के चलो कि अगर हमारा डेटर अगर हमारी कैश में जाके 9,000 रुपए जमा कर देता है तो डेटर का बैलेंस क्या हो जाएगा? नील। लेकिन कैश का बैलेंस कितना बढ़ेगा? कैश का बैलेंस कितना बढ़ेगा? 9,000 से बढ़ जाएगा। मतलब डेटर्स घटेंगे कितने से? 9,000 रुपए से। तो डेटर का बैलेंस कितना बनेगा? 0। और यहां पे आपकी बैंक में जो कोई अमाउंट था उस अमाउंट में कितना प्लस होने वाला है? 9,000 रुपीज। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो गया है एसेट के ऊपर? तो एक एसेट घटी, दूसरी एसेट बढ़ी। मतलब ओवरऑल कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं, ओवरऑल कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो देख लेना क्या कहता है? इन अ बैंक विल इंक्रीज बाय 9,000, विल इंक्रीज बाय 9,000। ओके, फिर क्या बोलता है? एसेट इंक्रीज। यहां पे एक काम होता है, ओवरऑल एसेट, थोड़ा करेक्शन कर लेना। ओवरऑल एसेट विल इंक्रीज बाय 9,000, नहीं ऐसा नहीं है। ओवरऑल एसेट विल डिक्रीज बाय 9,000, नहीं नहीं। नो चेंज, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? हमारी एसेट पहले भी कितनी थी? मतलब ओवरऑल पहले भी एसेट, देखना डेटर से पैसे कम हो गए और कैश में बढ़ गए, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। कैपिटल इंक्रीज होने का सवाल ही नहीं आता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? नो चेंज। तो याद रखना, एक एसेट घटेगा दूसरा एसेट बढ़ेगा तो ओवरऑल एसेट के ऊपर कोई इंपैक्ट होता नहीं है। एक एसेट घटेगा दूसरा एसेट बढ़ेगा तो ओवरऑल एसेट के ऊपर कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता। चलिए नेक्स्ट, कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज को याद रखना, कॉन्ट्रा एंट्रीज को अपन कैपिटल सी ऐसे दिखाते हैं अपन बुक्स, अपने कैश बुक के अंदर। बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? तो कॉन्ट्रा एंट्रीज आर बेसिकली दोज एंट्रीज विच इन्वॉल्व्स एट अ टाइम। उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? कैश भी इन्वॉल्व होता है और बैंक भी इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? कैश भी इन्वॉल्व होता है और बैंक भी इन्वॉल्व होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। तो देख लेते हैं इसमें से कहां कहां पर कॉन्ट्रा एंट्रीज बनने का चांस है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक बराबर है, ये कॉन्ट्रा एंट्रीज है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये भी देखना पहले वाली मतलब ट्रांजेक्शन की केस में कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व है, बैंक अकाउंट भी इन्वॉल्व है, मतलब कॉन्ट्रा है। अब यहां पे देखना विड्रॉल है, कैश अपने बैंक से विड्रॉ किया, कैश भी है बैंक भी है, मतलब ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। आगे देख लेना, बियरर चेक रिसीव्ड ऑन द प्रीवियस डेट एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब ये सोचो, हमको बियरर चेक मिला और हमने उसको कहां पे डिपॉजिट कर दिया? बोलो जी, कहां पे डिपॉजिट कर दिया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो याद रखना, बियरर चेक का अपन क्या मान के चलते? इक्विवेलेंट टू द कैश। क्या मान के चलते अपन? इक्विवेलेंट टू द कैश। मतलब यहां पर भी क्या इन्वॉल्व है बेटा? कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व है। दैट्स व्हाई ये भी अपना क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल। अरे मतलब हमने बिल्स रिसीवेबल हमको मिला था, बिल्स रिसीवेबल हमने दे दिया, उसने हमको कैश दे दिया। इसमें आपको बैंक किसी भी एंगल में नजर आ रहा है क्या? नहीं। मतलब आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज कहां पे मिलनी चाहिए आपको? 1, 2 एंड 3। तो देख लेना ऑप्शन कहां पे मिलता है। 1, 2, इसमें 3 नहीं है, इसमें 1, 2, 4 है तो ये भी नहीं है,
1 2 3 लास्ट ऑप्शन, मतलब लास्ट इन द सेंस ऑप्शन सी उसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव तो होने वाला नहीं, होगा क्या? नहीं होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 32। ओपनिंग बैंक बैलेंस, ओपनिंग बैंक बैलेंस वाज ₹6,000, मतलब कहना चाहता है लेकिन एक क्रेडिट बैलेंस था। ये कौन सा बैलेंस है बेटा? बैंक का क्रेडिट बैलेंस। याद रखना ये कौन सा बैलेंस होता है बैंक का क्रेडिट बैलेंस? मतलब अनफेवरेबल, अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव। तो ये कौन सा बैलेंस है बेटा? -6,000। तो उसमें क्या हुआ? चेक ऑफ ₹8,000 वाज इशूड टू द सप्लायर। अरे ऑलरेडी बैंक को हमें कितने देने? 6,000 रुपए, मतलब हमारे ऊपर ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट 6,000 का है, उसमें इन बिटवीन हमने हमारे सप्लायर को 8,000 का चेक दे दिया। तो अब मेरा अनफेवरेबल बैलेंस और कितने से बढ़ जाएगा? 8,000 रुपए से। अनफेवरेबल बैलेंस कितने से बढ़ जाएगा? 8,000 रुपए से बढ़ जाएगा, राइट? ठीक है। फॉर द सप्लायर टू द गुड्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, कैश डिपॉजिटेड। अब इसमें हमने कैश कितना डिपॉजिट किया? तो याद रखना कैश डिपॉजिट करने से मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा कि घटेगा? तो घटेगा। ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा कि घटेगा? तो घटेगा। ओवरऑल हमारे ऊपर कितना था रे? 14,000 रुपीज। ओवरऑल हमारे ऊपर कितना पेंडिंग था बैंक का? 14,000 माइनस में पेंडिंग था। उसमें से कितना चला गया? 3,000 रुपीज चला गया। उसमें से चला कितना गया? 3,000 रुपीज चला गया। तो बचेगा कितना? 11,000 रुपीज। लेकिन ये बैलेंस कौन सा बचेगा? याद रखना क्रेडिट बैलेंस बचेगा। ये कौन सा बैलेंस बचेगा? क्रेडिट बैलेंस बचेगा। इस वाले क्वेश्चन को आईएमपी करके रखना, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? देख लेना। क्लोजिंग बैंक बैलेंस विल बी, क्या रहेगा? क्लोजिंग बैंक बैलेंस विल बी क्रेडिट बैलेंस कितना? 11,000 रुपीज। कहां पे मिलेगा? ऑप्शन डी। कहां पे मिल जाएगा उसका आंसर? ऑप्शन डी में मिल जाएगा, ठीक। अरे यार अब यहां पे ना ऑप्शंस बनाना रह गया, देख लो यहां पे ऑप्शंस बनाना रह गया, ठीक है। लेकिन आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर ये प्रॉपर ऑप्शन बन के आपको एप्लीकेशन में मिल चुका है। ओके, तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे तो मैं एट ए टाइम ऑप्शंस नहीं बना सकता, इट विल टेक टाइम, है ना, ये थोड़ा टाइम लेगा। फिर भी एक काम करते हैं, बिना ऑप्शंस के मैं सिर्फ क्वेश्चन को समझा देता हूं, देख लेना। डेबिट बैलेंस इन द डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कौन सा होता है बेटा? फेवरेबल होता है। क्या होता है ये? फेवरेबल होता है। और फेवरेबल बैलेंस रिकॉर्ड कहां पे होता है? बोलो। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। कहां पे रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड। और कैश बुक का डेबिट साइड ही क्या होता है बेटा? रिसिट साइड। कैश बुक का डेबिट साइड ही क्या होता है? रिसिट साइड होता है, राइट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक रिकॉर्ड कहां पर होगा? एक काम करिए, बैंक का डेबिट बैलेंस अगर रिसिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है तो मुझे एक बात बताना, बैंक का क्रेडिट बैलेंस कहां पे रिकॉर्ड होगा? रिकॉर्डेड ऑन द रिसिट साइड होगा क्या? नहीं, ये कहां पे रिकॉर्ड होगा? पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होगा, मतलब क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा एज ओपनिंग बैलेंस। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश, कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कैश का क्या होगा? या तो नील होगा नहीं तो डेबिट होगा, ये ऑलवेज कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। ओके, बैलेंस इन पिटी कैश बुक क्या रहता है अपना? कैश इन हैंड रहता है। क्या रहता है? कैश इन हैंड रहता है। अब इसके नीचे हमें मिसमैच कौन सा है, मैच्ड कौन सा है, ये ऑप्शन बनाना था लेकिन वो रह गया, वो करेक्शन वाला फाइल होगा उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बाय बैंक विल बी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। मुझे एक बात बताना, बैंक अगर हम लोगों को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगा और उसके ऊपर अगर बैंक हम लोगों के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो ये अपने लिए क्या बेटा? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस बैंक क्या कर लेता है? अपने अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? डिडक्ट कर लेता है। दैट्स व्हाई इट हैज टू बी डेबिटेड। सभी प्रकार के एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। सभी प्रकार के एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम ऑफ रुपीज फ्रॉम पर्सनल अकाउंट टू करंट अकाउंट, मतलब वो क्या रहा है पता है? एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल अकाउंट इन द सेंस बिजनेसमैन का खुद का अकाउंट कौन सा होता है बेटा? सेविंग अकाउंट होता है। मतलब आई एम सॉरी, वो पर्सन ने क्या किया? सेविंग अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए। कहां पे ट्रांसफर कर दिए उसने? करंट अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिए। मतलब पैसे सेविंग अकाउंट से कहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं? करंट अकाउंट पे ट्रांसफर हो रहे। अगर करंट अकाउंट पे ट्रांसफर होगा तो उसका एंट्री क्या बनेगा बेटा? बैंक अकाउंट क्या बनेगा? डेबिट। टू क्या करेंगे? बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा लेकिन टू क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट। इसकी वजह से हमारा, इसको हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। इसको अपन क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। दैट्स व्हाई इसका एंट्री क्या बनना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देख लेना, बैंक अकाउंट दैट इज करंट अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। ऐसा कोई बनता है क्या एंट्री? नहीं बनता। बैंक टू कैश बनता है क्या? नहीं बनता। बैंक टू कैश बनेगा? नहीं बनेगा। ड्रॉइंग टू बैंक बनता है क्या? नहीं बनता। तो इसका करेक्ट एंट्री क्या है? बैंक टू कैपिटल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट
अब ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, द पिटी कैश इज डिवाइडेड इनटू डैश टाइप, आप लोग देख लोगे इसको, इसमें कुछ कंसेप्चुअल ऐसा तो कुछ है नहीं, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जर्नल के कितने कॉलम होते हैं, लेजर के कितने कॉलम होते हैं, वैसे ही पिट्टी कैश बुक कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है पूछा गया, आप लोग देख लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट कौन सा आपको वो बता देना है। A simple petty cash book is divided into 2 sides, receipt and payment side. Okay, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, cash and check received. Okay, cash and check received from the head cashier is recorded in the column of amount received. बराबर है, जब हेड कैशियर से पीटी कैशियर को पैसा मिलता है तो रिसीट साइड पे रिकॉर्ड कर देता है, राइट। नेक्स्ट देख लेना। Okay, a transactions recorded in the simple petty cash book are to be posted in the respective expense account. ये भी करेक्ट है, ये भी क्या बेटा करेक्ट है। ओके चलो नेक्स्ट, अगर ये तीनों करेक्ट है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए ऑल ऑफ दी अबव, आपका आंसर क्या होना चाहिए ऑल ऑफ दी अबव, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इम्प्रेस्ड सिस्टम, याद रखना जैसे ही आप लोगों को ये वर्ड दिखेगा इम्प्रेस सिस्टम, तो आपको इस वर्ड को सीधा कहां पे कनेक्ट करना पता है, एनालिटिकल पिटी कैश बुक, एनालिटिकल पिटी कैश बुक। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इम्प्रेस्ड कैश बुक किसका पार्ट है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, एनालिटिकल पिटी कैश बुक का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फॉल्स पूछा है, इसमें से फॉल्स कौन सा है। Goods purchased on credit for manufacturing or for resale are only recorded in the purchase book. purchase book में क्या रिकॉर्ड होता है, खाली गुड्स रिकॉर्ड होते हैं क्या, बराबर है, रिकॉर्ड होते हैं, ये करेक्ट है क्या, आपको ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है क्या नहीं। कैश परचेसेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक, बराबर है, ये भी बराबर है। कैश परचेस को अपन रिकॉर्ड करते हैं क्या, नहीं, खाली क्रेडिट परचेसेस को रिकॉर्ड करते हैं। कैश परचेसेस ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक, नहीं ये गलत है, कैश परचेसेस को रिकॉर्ड नहीं करते, हम क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ परचेस क्रेडिट परचेसेस को रिकॉर्ड करते, ये गलत है, इसका मतलब यही अपना करेक्ट आंसर है, राइट। आगे मत पढ़ लेना, अगर हमको करेक्ट आंसर मिल गया है तो आगे क्या देखना ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, पीरियोडिक टोटल ऑफ द परचेस बुक इज रिकॉर्डेड ऑन, पीरियोडिक टोटल ऑफ द परचेस बुक इज रिकॉर्डेड ऑन, परचेस बुक का पीरियोडिक टोटल कहां पे ट्रांसफर करते हैं, तो याद रखना हम लोगों ने सब्सिडरी बुक के अंदर परचेस बुक पढ़ते टाइम पर मैंने आपको बोला था कि परचेस बुक का पीरियोडिक टोटल परचेस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता है, तो सेल्स बुक का पीरियोडिक टोटल सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा, और याद रखना परचेस रिटर्न बुक का पीरियोडिक टोटल परचेस अकाउंट के क्रेडिट पे जाएगा, तो सेल्स रिटर्न का पीरियोडिक टोटल सेल्स अकाउंट के डेबिट पे जाएगा। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, डेबिट साइड ऑफ परचेस अकाउंट, इसका करेक्ट आंसर क्या है, डेबिट साइड ऑफ परचेस अकाउंट। आईएमपी करके रखो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परचेस अकाउंट का पीरियोडिक टोटल कहां पे ट्रांसफर होता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, डेबिट साइड ऑफ परचेस अकाउंट। चलिए, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न को लेकर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज परचेस रिटर्न जर्नल, सही तो जा रहे हो। दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड, ये भी सही है यार, है क्या नहीं। नेक्स्ट देख लेना, एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट नोट, करेक्ट। पीरियोडिक टोटल इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ये भी सही है। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो परचेस रिटर्न का क्रेडिट साइड पे, तो ये सभी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। दैट्स व्हाई आपका आंसर क्या आना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, क्रेडिट नोट, इसके ऊपर एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, देख लेना। डेबिट नोट क्रेडिट नोट के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा। क्रेडिट नोट क्या कहता है, सेंट बाय द सेलर टू द बायर, कौन किसको भेजेगा ये क्रेडिट नोट, सेलर बायर को क्रेडिट नोट भेजेगा, सेलर बायर को क्रेडिट नोट भेजेगा, याद रखना। और ये कब भेजा जाता है, इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स, जो हमने क्रेडिट पे बेचे थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। एक बात याद रखना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज हमेशा कहां पर पास होती है, जर्नल प्रॉपर में होती है। कहां पे होती है, जर्नल प्रॉपर में पास होती है। तो कौन सी एंट्री लिखा है, ओपनिंग एंट्रीज लिख दिया है, एडजस्टमेंट एंट्रीज लिखा है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज लिख दिया है, ट्रांसफर एंट्रीज लिखी है। तो याद रखना, ओपनिंग एंट्रीज, एडजस्टेड एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन वाली एंट्रीज और ट्रांसफर वाली एंट्रीज, ये सब की सब एंट्रीज कहां पर रिकॉर्ड होती है बेटा,
जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होती है। कहां पे रिकॉर्ड होती है? जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होती है। चलिए नेक्स्ट, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक कैन नेवर हैव, अरे हाँ ये मैंने आपको बताया था, याद रखना। क्या बताया था थोड़ी देर पहले? कैश बुक का या तो डेबिट बैलेंस होगा, नहीं तो कौन सा बैलेंस होगा? नील होगा। इसका कभी भी क्रेडिट बैलेंस हो सकता है क्या बेटा? नहीं हो सकता। इसलिए यहां पे देखना, नेवर हैव क्या नहीं हो सकता? क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। डेबिट ऑलवेज डेबिट ही तो होता है नॉर्मली। जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मतलब देख लेना, कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो सकता है, जीरो बैलेंस हो सकता है, लेकिन क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं होगा। क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एनी एंट्री रिकॉर्डेड ऑन द बोथ साइड। देख लेना यार, बोथ साइड का मतलब वो क्या बोल रहा है पता है यार? वो ना कैश पे भी रिकॉर्ड हो रहा है और बैंक पे भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हो तुम? कॉन्ट्रा। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ट्रा एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज कहते हैं क्या? नहीं। रेक्टिफाइंग एंट्रीज कहते हैं क्या? नहीं। ट्रांसफर एंट्रीज कहते हैं क्या? नहीं। इस वाली एंट्रीज को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग, द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग सेल्स बुक। सेल्स बुक के अंदर जो एंट्रीज बनाते हैं ना अपन लोग, वो किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बनाते हैं? इनवर्ड इनवाइस के बेसिस पे बनाते हैं, आउटवर्ड इनवाइस के बेसिस पे बनाते हैं, वाउचर के बेसिस पे बनाते हैं, या कैश मेमो के बेसिस पे बनाते हैं? बताइए। सेल्स बुक है तो कैश का तो कोई लेना देना ही नहीं है। कैश का कोई लेना देना है क्या? नहीं। अब आपको बस ये चूज करना है, ये इनवर्ड इनवाइस होगा या आउटवर्ड इनवाइस होगा। सेल्स करेंगे तो कौन सा होगा रे? इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड इनवाइस होगा। कौन सा इनवाइस होगा बेटा? आउटवर्ड इनवाइस होगा। होप सो आप लोगों को ये टेस्ट नंबर 1 का जो सोल्यूशन लेक्चर था उसका मतलब देख लेना। कल वाले लेक्चर में अंदर मतलब इसका मतलब क्या, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 20 करे थे, और ये वाले लेक्चर के अंदर हमने नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन थे अप टू 46 क्वेश्चन है, हमने वहां तक इसको कवर अप कर लिया है। एक बात याद रखना, महावितरण का ये जो कोई आपका बैच है ना, या फिर महावितरण की जो कोई आपकी पोस्ट है, ये ना जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। तो यहां पे आपको क्वेश्चन ना उतने भी डीप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या? नहीं। आपको टफ लेवल के उतने भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। आपका ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से चेक किया जाएगा। आप लोगों ने देखा ही होगा कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, 46 तक जितने भी क्वेश्चन थे, देख लेना बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कितनी क्लैरिटी चेक होती है ऐसे क्वेश्चन से, है ना। इसलिए मैं आपको दोबारा से सजेस्ट करूंगा, आप लोग जो कोई स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो ना, अच्छे से पढ़ना। छोटी छोटी मतलब जो चीजें हैं आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और उन्हीं चीजों को दोबारा दोबारा रिपीट भी कर देना, ताकि आपका बेसिक से कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन सेशन के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।